जिंदगी एक खुली किताब है। का मतलब ये नहीं कि उसके सभी पन्ने खुशियों से भरे हो। बहुत सारे पन्ने गम भी देते हैं, खुशी भी देते हैं, फिर गम भी देते हैं। जैसे कि रास्ता हमेशा सीधा नहीं मिलता है। हर एक मोड़ पे चलने के बाद आपकी एक नई रास्ता शुरू होते हैं। इसी से कहा जाता है कि एक रास्ता खत्म हो तो दूसरी मंजिल शुरू होती है। इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। किसी राज्य में एक गुरु वशिष्ठ नाम का एक व्यक्ति रहते थे। वो बहुत ही बुद्धिमान थे। वो अपने आने और जाने, अगला पिछला भविष्य सभी कुछ जानते थे। वो इतने ही चर्चित थे कि कुछ कहने लायक नहीं। लोग उसके सामने जाते थे तो माथा टेकते थे, मानो राजा से भी बड़ा वो गुरु था उस राज्य में। एक बार की बात है, उस राजा के मंत्री ने उस गुरु को बुलाने की आज्ञा दी। गुरु के बुलाने की आज्ञा दी तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, जिससे मिलना है वो मुझसे आके मिले। तो राजा को तो नहीं, राजा के मंत्री को क्रोध भी आया और उसने कहा कि ठीक है, इसी बात पे मैं ही जाऊंगा। उसने अपने क्रोध को शांत करते हुए वो गया और उनसे मिला। मिलने के बाद जब मिलने गया तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने उस मंत्री का बहुत बढ़िया सा स्वागत अनुगाई किया और उसे आराम पूर्वक बैठने के लिए सब कुछ कहा। बैठा, जो काम था उसने बताया कि कहिए महाराज, कहिए मंत्री जी, आपको कैसे मेरे पास आना हुआ और आपकी किस बात की दिक्कत है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि मैं गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपसे ये विद्या सीखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, इसमें मुझे विद्या सिखाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस विद्या सीखना बहुत कठिन है। तो मंत्री ने कहा कि कठिन हो चाहे कुछ भी हो महाराज, गुरुदेव मुझे आपकी विद्या सीखनी है। बोले ठीक है, सीखिए। तो मंत्री ने कहा कि मैं इस विद्या को सीखने से पहले कुछ आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सच में विद्या करते हैं या फिर आप कुछ इधर उधर भी करते हैं। बोले ठीक है मंत्री जी, आपको जो मुझसे पूछना है वो पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मंत्री ने अपने जितने सवाल भी पूछे थे उसके सही सटीक उत्तर गुरु वशिष्ठ ने दे दिए। जब गुरु वशिष्ठ ने सही जब उत्तर दे दिए तो उसने कहा कि मैं आपके साथ विद्या सीखने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने विद्या सिखानी शुरू की। जब विद्या सीख रहे थे दोनों, तो सीखते सीखते उन्होंने कहा कि देखो बहुत समय भी हो जाएगा, इसलिए विद्या सीखने में, तो उनसे कहा कि कोई बात नहीं, कितना भी समय लग जाए मैं विद्या जरूर सीखूंगा बाहर गुरु वशिष्ठ जी। तो उसने विद्या सिखानी शुरू कर दी और सिखाते सिखाते इतनी मित्रता दोनों में हो गई थी कि मानो पक्के मित्र बन चुके थे। मंत्री और गुरुजी दोनों इतने पक्के मित्र थे कि मतलब दोनों ने एक दूसरे से फिर रहना मुश्किल हो गया था बिना एक दूसरे को देखे भी। रोज मंत्री उनके घर जाते थे, घंटों बिताते थे और घंटों बातें करते हुए आते थे। बोला ठीक है। एक दिन की बात है, इस मंत्री ने गणना करके सोचा कि मैं सभी का भविष्य जानता हूँ, तो क्यों ना गुरु वशिष्ठ का भविष्य जानकर देखूं कि हाँ क्या मतलब उनके जीवन में लिखा हुआ है। उसने अपने गिनती से गणना किया तो उसके 30 दिन बहुत भारी गुजर रहे थे, और कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता उसको कोई टाल नहीं सकता। तो उसके 30 दिन बहुत भारी दिख रहे थे। तो उसने कहा कि जब दौड़ा दौड़ा मंत्री गुरुदेव के पास आया और कहा कि जो गुरुजी, आप 30 दिन तक कहीं नहीं जाइएगा, आप घर में रहिए, जो आपको जरूरत होगा मैं आपका मुहैया करा दूंगा, आप घर में ही रहिएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं रहूंगा। उसने गुरुजी ने भी अपनी गणना करके देखा तो उन्हें भी वो देखा कि हाँ वो 30 दिन में वो मरने वाले, उनकी भारी संकट है। तो उसने कहा ठीक है मैं यहीं पे रहूंगा। जब 29वां दिन जब हो गया तो बहुत अच्छे से रहे।
तो जब 29वां दिन हुआ तो उन्होंने भी गणना करके देखी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो मेरे तो जीवन में 30 दिन बहुत कष्ट के हैं, तो ऐसा करता हूँ कि तुम आप जैसे बोलते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, मैं घर में ही रहता हूँ। 29 दिन तक गुरु वशिष्ठ ने अपने रूम में रहा, कहीं नहीं निकले। लेकिन जब 30वां दिन हुआ तो उन्हें लगा कि अब उन्हें कौन मारने वाला है और वो अपनी मौत को क्या कहेंगे, इसीलिए वो तीसरा दिन नहा धो के सोचे कि इतना दिन तो मंत्री मुझसे मिलने आता है, मंत्री से कभी मैं मिलने नहीं गया हूँ, तो आज मैं मंत्री से मिलने जाता हूँ। तो उन्होंने मंत्री से मिलने के लिए तैयार हुआ और सोचा कि जब जा रहे थे तो रास्ते में 2 रास्ते थे, एक शहर का रास्ता, एक गांव का रास्ता। तो उन्होंने सोचा कि शहर के रास्ते से जाऊंगा तो लोग मिल जाएंगे, रोज पूछेंगे, और मेरी समय अभी भी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कि मैं गांव का रास्ता से जाता हूँ और गांव का रास्ता से मुझे कोई नहीं देखेगा। तो वशिष्ठ ने अपना रास्ता गांव की तरफ मोड़ लिया और मोड़ की तरफ से गांव से चलने लगे। चलते चलते उन्होंने एक कुटिया देखी। उन्हें कुटिया देखने पर उन्होंने अंदर जाने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अंदर गया तो उन्हें 7 सोने के असरफियां, बहुत सारे धन दौलत भरे हुए रखे थे। उसमें 7 बक्से थे, उसमें बहुत सारे भरे हुए थे। उसने जो और भी सबके थे जो पुराने ताले हुए, सबको तोड़ तोड़ कर उन्होंने देखा उसमें बहुत सारा धन है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और मंत्री के पास गया और मंत्री के पास जाकर कहने लगा कि मंत्री जो चलो देखो बहुत सारा धन मिला है। के बाद तो मंत्री तो पहले बहुत गुस्सा हुआ कि मैंने आपको मना किया था, आप क्यों निकल के आ गए। तो बोले आप कौन मुझे मारेगा, मैं तो तुम्हारे पास दोस्त हूँ, तो जल्दी से आप आराम से पहले यहाँ पे बैठिए। उसके बाद तो 2 बार वो बोले गुरुजी, लेकिन उनकी बातों को ध्यान न दिया। तो गुरुजी ने कस के कहा कि अरे पहले मेरी बात तो सुनो। तो मंत्री ने कहा अच्छा ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते। तो उन्होंने कहा कि मैंने आ रहा था रास्ता में, तो मुझे एक झोपड़ी में 7 संदूक मिले हैं और संदूक में पूरा सोने जवाहरात भरे हुए हैं। तो मंत्री ने कहा कि हाँ कहाँ है। तो बोले चलिए मैं दिखाता हूँ। वो दोनों घोड़े पर सवार हुए और लेके गए। जब लेके गए वहां पे तो देखा कि सच में सोने का ही है। उसने कहा कि मंत्री जो तुमको जो रखना है रख लो, लेकिन इससे थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दो ताकि मैं भी अपने परिवार को भरण पोषण कर लो। मेरी पत्नी गर्भवती है, कुछ दिन में भी वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तो मंत्री के मन में लालच आ गया था और मंत्री के मन में जब लालच आ गया तो उसने कहा कि मैं इसे नहीं दूंगा, मैं गुरुजी को सोना नहीं देना चाहता। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी को पीछे से मारा और उसने कहा मंत्री ये तुम क्या कर रहे हो। बोला गुरुजी मैंने आपकी सेवा तो सच्चे निष्ठा से की थी, लेकिन आपके कुंडली में जो लिखा हुआ उसका कोई बदल नहीं सकता है और शायद आपका काल मेरे ही हाथों लिखा हुआ, इसलिए कि मैं आपको मार दूंगा। तो बोले ठीक है तुम मार देना चाहते हो मंत्री, मुझे मार दो, लेकिन इस बात को पता कभी मेरी पत्नी को ना चले, मुझे मारने में तुम्हारा हाथ। हाँ, तूने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और उसके बाद वो उसे मार दिया और मार देने के बाद राजा गुरुजी का घोड़ा और गुरुजी को वहीं पे उसमें दफना दिया गया और उसी झोपड़ी में जो था उसमें मंत्री ने अपना राजमहल बनवा लिया और उसी सोने के संदूक को सभी को छुपा लिया और जो अपने सभी विश्वसनीय पात्र थे उसे कहलवा दिया गया कि ये बात राजा तक की ना पहुंचे। समय बीतता जाए, समय का पहिया चलते गया, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय का पहिया चलता है तो उसको कोई नहीं टालता है। तो बस उसी तरह से टालते हुए चलने लगा और चलते चलते एक समय की बात है, गुरु वशिष्ठ का बेटा बड़ा हो गया तो उसका नाम धीरज रखा गया। और धीरज जब रास्ते पे चलता था तो लोग कहते थे कि अपने ही पिता की तरह तेजस्वी हुआ है, अपने पिता की तरह तेजस्वी हुआ है, अपने पिता के ही तरह तेजस्वी हुआ है। तो उसकी माँ कितना बार भी
मंत्री से पूछने आए कि मेरा पति कहाँ गए। उन्होंने कहा कि मैं उसे कुछ काम से विदेश भेजा हूँ, जो अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं उन्हें कोई मार दिया होगा कि क्या कर दिया होगा। ये सब ऐसी बातें मंत्री हमेशा उनकी पत्नी को समझाते रहते थे। बहुत समय बीतने के बाद जब धीरज बड़ा होने लगा, जब कमाने खजाने के समय में आया, तो उसे घर में एक किताब मिली। वो किताब बहुत पुरानी थी। उसने माँ से पूछा कि माँ, ये किनकी किताब है? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे नाना जी का किताब है। वो ज्योतिष विद्या में निपुण थे और यही विद्या तुम्हारे पिताजी को भी पता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी से ज्यादा बुद्धिगर तुम्हारे नाना जी थे। तो इस किताब में उन्हीं से ये लिखा हुआ सब कुछ वो पढ़ते थे। उसने कहा कि मैं भी ये किताब पढ़ना चाहूंगा माँ। तो बोला, पढ़ो, मैं क्या कह सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने जब किताब खोली तो उसमें फर्स्ट पेपर पे लिखा हुआ था कि जो भी इस बुक को पढ़ेगा वो सच्चे मन से पढ़े और मुझे पूरा विश्वास रख के पढ़े, तभी इस बुक को पढ़ सकता है, वरना ना पढ़े। धीरज ने अपने मन को अस्थिर करते हुए उस किताब को पढ़ने का निश्चय कर लिया। जैसे जैसे किताब खत्म हो गई, धीरे धीरे पढ़ता गया। वो रोता गया और हंसता गया। तो उसकी माँ ने पूछा कि धीरज, तुम ये क्या कह रहे हो? किताब पढ़ रहे थे तो तुम रो भी रहे हो और हंस भी रहे हो। उसमें लिखा हुआ था कि उसने कहा कि माँ, इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पिता की किसी ने हत्या कर दी है, मेरे पिता मर गए हैं, तब मुझे रोना आया है। और उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि उसी हत्यारा का सजा मैं दूंगा कुछ दिन बाद मंत्री बन के, इसलिए मुझे हंसी आ रही। तो उसने कहा ठीक है माँ, अच्छा मैं बाकी बुक थोड़ा देर बाद में आके पढ़ता हूँ किताब, पहले कुछ राशन ले आओ। उसने माँ ने कहा कि पैसे तो है नहीं, तुम राशन कैसे लाओगे? बोला, माँ वो भी इस किताब में लिखा हुआ है, मैं राशन अभी लेकर आता हूँ, आप चिंता ना करें। उसके बाद धीरज गया एक बनिए की दुकान पे और उसको कहा कि मेरे घर में 2 बोरी चावल, 2 बोरी आटा और 1 बोरी चीनी और 1 डिब्बा घी का पहुंचा दो। उसने कहा पैसे? बोले पैसे इसका कैसे देंगे हम, और पैसे इसके नहीं है। तो बोले पैसे नहीं है तो क्या यहाँ खैरात बढ़ता है, यहाँ सामान नहीं है। तो धीरज ने कहा ठीक है, कल मैंने 50 बोरी भिजवाए थे, उसने तुमने सारी बोरियां हड़प कर ली, कहो तो राजा को जाके बता दूं। बोला नहीं नहीं मत बताओ, इसे मत बताना, तो मेरा राज को रखो, मैं तुम्हारे घर में रोज पहुंचा दिया करूं। और ऐसे बोल के उसका राज में चावल दाल उसको मिलने लगा। एक दिन माँ ने उसका कहा कि बेटा, मुझे मधुमक्खी का छत्ता खाने का बहुत इच्छा हो रही है, तुम प्लीज मतलब कृपया करके मुझे ला दो। तो बोला कि ठीक है माँ, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? बोला ये मंत्री का राजभवन में मिलेगा। मंत्री का नाम सुनते ही धीरज मानो जैसे खून खौल गया उसे। उसने कहा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। उसने गया और उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई नहीं खोला। फिर एक थोड़ी देर बाद एक मोटे से दरबारी ने आके पूछा क्या है, क्यों आए हो यहाँ? उसने कहा कि मेरी माँ को अंगूरी मधुमक्खी के छत्ते चाहिए, तो प्लीज मुझे मधुमक्खी के छत्ते दे दो। उसने कहा चले जाओ यहाँ से, दफा हो, नहीं तो मैं मार के भगा दूंगा। बोले हाँ मार कर भगा दो, मैं भाग जाऊंगा, लेकिन कल जिस सांप को तुमने मारा है ना, उसकी माँ इधर ही कहीं घूम रही है और तुम्हें मार भी देगी। उसने कहा ये तो बहुत विचित्र बातें करता है, इसे कैसे पता कि मैं कल सांप को मारा था? उसके बाद उसने कहा ठीक है रुको, मैं तुम्हें देता हूँ, ये बात किसी को मत बताना। इसी में उसे खोज के देख रहा था कि वहां से मंत्री आया और कहा कि अरे ये कौन है, ये लड़का कौन है? उसने कहा कि महाराज क्या बताओ, ये बहुत विचित्र बातें करता है, ये अगला पिछला जन्म सब जानता है। बोला ठीक है कौन है, जरा हम भी तो देखें अगला पिछला जन्म जानने वाला कौन है, जरा हम भी तो देख ले। उसने कहा ठीक है आओ। उसने गया, उसने पूछा कि कौन हो तुम? बोला बहुत शालीनता से इसने जवाब दिया कि महाराज मैं धीरज हूँ। बोला कि धीरज तुम कौन हो, किसके बेटे हो? बोला कि महाराज मैं गुरु वशिष्ठ का बेटा हूँ धीरज।
बोला अच्छा, उन्हें तो मैंने किसी काम से दूसरे शहर भेजा है, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। बोले नहीं महाराज, नहीं मंत्री जी, मेरे पिताजी अब जीवित नहीं, उनको किसी ने हत्या कर दी गई है। बोला हाँ, ये तो बहुत दुखी की बात हुआ। बोला हाँ मंत्री जी, लेकिन उसका सजा मैं जरूर लूंगा। बोला ये कैसे पता है? बोला हाँ, मैं अपने पिता के ही जैसा तेजस्वीवान हूँ, मुझे भी सारी विद्या अपने पिता की तरह आती है और मुझे भी पता है। मंत्री डर गया। मंत्री को लगा कि अब ये इसका राज को फांस कर देगा और ये मारा जाएगा। उसने कहा, बोला ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? बोला मुझे मधुमक्खी का छत्ता चाहिए। बोला ठीक है, रुको, मैं किसी को बुलवा के तुम्हें छत्ता दिलवा देता हूँ। और गया, चला गया मंत्री। जैसे ही मंत्री गया तो उसने एक विश्वसनीय पात्र सेना से कहा कि तुम जाओ, इसे धोखे से कारागार में ले जाओ और इसे जान से मार देंगे हम। तो बोला ठीक है, जो मार दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही पीछे से पकड़ा और उसके बाद जब उसे मारने लगा तो उसने कहा कि अरे भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे पता है कि तुम मंत्री के बेटी को पसंद करते हैं, अगर समय मिला तो मैं तुम्हें उसका साथ विवाह जरूर करा दूंगा। और इतना बोलते हुए वो सैनिक धीरज के पैर पकड़ लिया और कहा हाँ योगी जी, मुझे करवा दीजिए, मैं आपका आभारी रहूं। बोला ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा, लेकिन मेरी सच्चाई तब तक छुपाए रखना जब तक तुम्हें मंत्री तुम्हें 3 चमाटा ना मार ले। बोला ठीक है। के बाद कुछ दिन बाद ऐसा ही गुजरते गुजरते एक दिन की बात है, राजा को एक स्वप्न आया, लेकिन राजा वो सपना भूल गया और उसका मतलब भी उसे नहीं पता था। उसने सभी राज में बैठा और उसके बाद उसने कहा कि मैं एक सपना देखा हूँ, मुझे सपना भी याद नहीं और उसका मतलब भी याद नहीं। मंत्री, मुझे तुम बताओ, तुम इतना ज्ञानी हो तो मुझे बताओ कि वो सपना क्या था और उसका अर्थ क्या है। उसने कहा महाराज, मैं ये कैसे बताऊंगा कि वो सपना क्या है, उसका अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी कहा नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मंत्री से दरखास्त करवा दूंगा। उसने कहा अब तो बड़ी मुसीबत हो गई है। उसने फिर उसी सेना को याद किया जिसने धीरज को बंद करने के लिए कहा था। तो उसने पूछा कि क्या तुमने उसे जेलखाने में डालकर उसे मार दिया? उसने कहा हाँ मंत्री जी, मैंने उसे मार दिया। फिर उसने मारा, एक थाप मारा। फिर उसने कहा सच सच बता। नहीं बताया उसने। जब तक उसे 3 थाप नहीं मारा गया तब तक वो नहीं बताया। उसके बाद जब उसे 3 थाप पड़ गया तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे छोड़ दिया है। और उसकी बोला इतना देरी से जब मैं पूछ रहा था तब तुम क्यों नहीं बोला, अभी क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज, मुझे मतलब मंत्री जी, मुझे उस लड़के ने कहा था कि जब तक तुम्हें 3 थापड़ ना मारे तब तक तुम उसे मत बताना। बोला ठीक है, तो उसका घर का पता बता। उसका घर का पता जब बताया तो मंत्री उसके घर स्वयं गया और जाके कहने लगा कि अरे भाई, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने कहा हाँ बताइए, कौन सी मुसीबत? बोला राजा ने एक सपना देखा है, ना तो उस सपने का मतलब पता है और ना ही राजा को सपना पता है। अब इस बात को पता कैसे करे, ये मुझे मेरी विद्या से परे है। उसने कहा कि ठीक है मंत्री जी, ये विद्या मुझे पता है, लेकिन मैं अभी ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा और कल आप कहिएगा कि मेरा शिष्य एक है जो विद्या जानता है, वो आपके सपने के बारे में बता देगा। बोला ठीक है। उस समय वहां से निकल के मंत्री चला गया और जब कल राजसभा हुई तो उसने कहा कि बताओ मंत्री, मेरे सपने के बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से दरखास्त करवा दूंगा। उसने कहा कि महाराज, मेरा एक शिष्य है, वो जानता है सपने के बारे में भी और अर्थ भी इसका बता देगा। बोला ठीक है, बताओ कौन सा? उसने धीरज का नाम लेते हुए राजा ने एक मंत्री सिपाही को भेजकर धीरज को बुलवाने की आज्ञा दी, लेकिन धीरज ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं जब भी जाऊंगा तो मंत्री के पीठ पर बैठ के जाऊंगा। तो उस सिपाही ने आके राजा से कहा कि राजा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब जाऊंगा तो मंत्री के पीठ पे बैठ के जाऊंगा। राजा और सभी प्रजा हंसने लगी। राजा ने कहा कि मंत्री, तुमने उसका कितना परेशानी की दिया है,
उससे बदला लेना चाहता है। तुमने उसको कितना तकलीफ दिया होगा शिक्षा ग्रहण करने में, जो कि सब वो बराबर करना चाहता है। फिर मंत्री के पास कोई चारा ना था, उसने कहा अब तुम जाओ और लेकर आओ उसे। मंत्री गया, उसको पीठ पर बैठा के लेके आ रहा था, तो भी वो सब उसको बताते जा रहा है कि देखो मुझे सजा, मैं अपने पिता के मौत का सजा मैं इसे देखो दे रहा हूँ, मैं इसे दे रहा हूँ। और यही बोलते बोलते वो राजमहल में पहुंचा। जब राजमहल में पहुंचा तो उसने सम्मान पूर्वक राजा को नमस्कार करते हुए कहा कि कहो क्या कहना है, कहिए महाराज क्या आज्ञा है। उसने कहा कि मेरे सपने में बारे में बताओ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम इस मंत्री से इतना क्रूर क्यों हो और क्या दुश्मनी इसने की है। तो धीरज ने एकदम शालीनता के साथ स्वभाव पूर्वक कहा, महाराज इस व्यक्ति ने हमारे पिताजी की हत्या कर दी है। उसने कहा पागल हो। मंत्री ने गुस्से में आके कहा दिमाग तुम्हारा खराब है, मैंने उनके काम के लिए विदेश भेजा है। उसने कहा नहीं महाराज, मेरे पिता की अस्थियां इस राजमहल मंत्री के राजमहल के नीचे दफनाया हुआ है। अगर आपको यकीन ना हो तो जरूर आप निकलवा लीजिएगा। और रह गया आपके सपने के बारे में, तो आपने सपना ये देखा था कि एक तोता आता है और आपको 7 अंगूर दे जाता है, और आप 7 अंगूर को हाथ में लाते हुए ही उधर से एक कौवा आता है और उस कौवे को अंगूर लेकर उड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पिताजी एक कबूतर था, तोता था, उन्हें 7 संदूक मिले थे सोना जवाहरात का, और एक कौवा जिसको उसने आप तक पहुंचने नहीं दिया, जो कि आपका मंत्री है, इसने लूट लिया आपका सामान। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर देख लीजिए। राजा क्रोध में भर गया और उसकी सभी जांच पड़ताल करवाई। उसने कहा तुरंत इसे मौत की सजा दी जाए। मंत्री ने बहुत बार कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, लेकिन उसने कहा नहीं, इसे मौत की सजा के सुनाए बगैर माफी नहीं मिलेगी। इसलिए उसे फिर मौत की सजा दे गया और उसकी जगह पे इस धीरज को मंत्री स्थापित किया गया। उसने कहा महाराज मेरी एक इच्छा और है, मंत्री की बेटी के शादी उस सिपाही से कर दी जाए जो मेरी जान बचाई थी। उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसकी शादी उससे करवा दी और वो खुशी खुशी जब वहां से रहने लगा, और यहाँ से पूरी कहानी खत्म हो जाती है। कहानी तो ये खत्म हो जाती है, लेकिन कभी भी गलत नियत रखिएगा तो आपको कभी भी अच्छी चीज नहीं होगा। आप कभी भी सोचिएगा कि हम गलत करके गलत झूठ बोल के छुपा ले, तो उसके 100 चोरी करने के 100 रास्ते होते हैं, लेकिन उससे रास्ता निकालने का 101 राज होता है, एक रास्ता होता है। आप झूठ को कितना छुपाइएगा, लेकिन उसका पैर इतना बड़ा होता है कि वो कहीं न कहीं आपको निकल ही जाएगा। इसलिए हमेशा इंसान को अच्छे बने रहिए और अच्छे काम करते रहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको ऐसी कहानी और चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।